11 जनवरी 2026 सुबह का वक्त था। यही कोई 8-9 बज रहा था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के नारखी थाना क्षेत्र के गांव जाखई में खेतों के बीच बनी एक ट्यूबवेल की छोटी सी कोठरी खुली मिली। वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने अंदर झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर एक लाश पड़ी थी, वो भी नग्न अवस्था में। सिर कटा धड़ खून से सना हुआ, जिस पर चाकू के गहरे निशान थे। इतनी तेज दुर्गंध थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। सिर गायब था और शरीर के बाकी हिस्से कहीं और फेंके गए थे। शव को इतनी बेरहमी से काटा गया था कि पहली नजर में पहचानना नामुमकिन लग रहा था। घबराकर वो आदमी चीख पड़ा, अरे ये तो किसी की लाश है, सिर कटा हुआ है। उसकी आवाज सुनते ही गांव वाले दौड़ पड़े। कोई अवाक होकर खड़ा रह गया, कोई डर के मारे पीछे हट गया। महिलाएं रोने लगीं और बच्चे सहमकर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव हड़कंप में था और फुसफुसाहट फैलने लगी। इतनी क्रूरता कौन कर सकता है? कोई दुश्मन या फिर घर का ही कोई? उसी भीड़ में से किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इलाका सील किया गया, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तभी पता चला कि ये शव 26 साल के सौरभ सिंह का है, जो ऑटो टैक्सी चलाकर परिवार का पालन करता था और 4 दिन से लापता था। वो 8 जनवरी की शाम करीब 5 बजे घर से ये कहकर निकला था कि दोस्त ने बुलाया है, जल्दी लौट आएगा, लेकिन उसका फोन तभी से स्विच ऑफ था। मौके पर पहुंचे उसके बड़े भाई मिथुन ने कपड़ों के टुकड़े और शरीर की बनावट देखी और फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, ये तो हमारा सौरभ है, मेरे छोटे भाई की लाश है। जब पुलिस ने पूछा कि किस पर शक है, तो मिथुन ने बिना हिचक एक नाम लिया, अपनी भाभी प्रीति और उसके दोस्तों का, क्योंकि पहले से ही घर में झगड़े, मारपीट और तनाव चल रहा था। अब सवाल यही था कि सौरभ का कातिल कौन था? इतनी बेरहमी क्यों की गई? शव को काटकर अलग अलग जगह फेंकने की वजह क्या थी? और क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या फिर किसी ऐसी साजिश की शुरुआत जो आगे चलकर रोंगटे खड़े कर देने वाली थी? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद में एक परिवार रह रहा था जिसके मुखिया थे सौरभ सिंह। ऑटो चलाकर पैसे कमा के अपना घर चला रहा था। अब लड़का बड़ा हो गया था, उम्र हो गई थी उसकी 26 साल। तो घर वालों ने बोला कि इसकी शादी करा देते हैं। तो आसपास में ही घर वाले लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं और उनके पड़ोस के गांव में एक लड़की मिलती है जिसका नाम है प्रीति। अब प्रीति के बारे में पता चलता है, प्रीति के घर वाले भी लड़का ढूंढ रहे थे शादी करवाने के लिए, लेकिन प्रीति उस समय नाबालिग थी, यानी प्रीति की उम्र 16 साल थी जिस वक्त शादी की बातचीत चल रही थी। लेकिन गांव देहात में थोड़ी जल्दी शादी करा देते हैं। ऐसे में प्रीति के घर वाले जो हैं, सौरभ के घर वालों से मिलकर बातचीत करते हैं और दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं शादी कराने के लिए। लेकिन गांव के कुछ लोग बोलते हैं, अरे नहीं, बच्ची तो नाबालिग है, ऐसे में तो शादी नहीं हो सकती। बोलते हैं शादी करके रख लो, बाद में हम लड़की वाले कहते हैं कि विदाई हम बाद में करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ गलत संगत में पड़ गई थी लड़की। लड़की के घर वालों को शक हो रहा था कि लड़की किसी के साथ भाग जाएगी, इससे पहले इसकी शादी करा देते हैं अपने जात बिरादरी में। अब ऐसे में घर वालों ने प्रीति की शादी जो है वो सौरभ से तय कर दी। फिर सौरभ की शादी हो भी जाती है। बड़े धूमधाम से दोनों की शादी होती है, लेकिन शादी के बाद जैसा तय हुआ था कि जब तक लड़की बालिग नहीं हो जाएगी तब तक उसको विदा नहीं किया जाएगा ससुराल, तो ऐसे में वो मायके में ही रहने लगी। अब उसकी विदाई को 2 साल बचे थे। इस बीच गांव के ही एक लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है जिसका नाम सूरज है। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और दोनों अफेयर में रहने लगते हैं। एक तरह से लड़की नाबालिग भी है, लड़की का एक बॉयफ्रेंड बन जाता है जिसका नाम सूरज है। दूसरी तरफ उसकी शादी भी हो रखी है, जो कि उसका पति सौरभ है, वो फिरोजाबाद में है। अब ऐसे में घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। 2 साल का समय बीत जाता है और लड़की के घर वाले लड़की को जबरदस्ती करते हैं कि अब तुम्हें ससुराल जाना पड़ेगा। लड़की पहले मना करती है, लेकिन फिर भी लड़की के घर वाले नहीं मानते और सौरभ के घर भेज देते हैं। सौरभ प्रीति को लेकर आता है और दोनों शुरुआत में बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं और थोड़े दिन तक सब कुछ सही चल रहा था। फिर कुछ टाइम बाद दोनों में थोड़ी छोटी मोटी चीजों को लेकर लड़ाइयां शुरू हो गई। अब समय बीत गया था और इनको एक बेटा भी हो गया था। बेटा होने के बाद इनकी लड़ाई और बढ़ गई थी। मोबाइल फोन पर बिजी रहना, किसी से कुछ बात करना और कभी कभी कोई चीजें छुपाना, डिलीट करना फोन से, तो सौरभ को कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि कुछ ना कुछ उनकी पत्नी जो है छुपा रही है। इस बीच दोनों की लड़ाई होने लगती थी, मारपीट तक नौबत आ गई थी।
दोनों के बीच में मारपीट होने लगा। अब ऐसे में जो लड़की थी वो सौरभ का घर छोड़कर अपने मायके चली गई और उसने सौरभ पर आरोप लगाया दहेज उत्पीड़न का। उसने दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज कराया सौरभ के खिलाफ। सौरभ का ये मामला कुछ दिन पंचायत में चला और 2 साल तक जो लड़की है वो वापस मायके रही। अब घर वालों ने समझौता करा दिया। इस बीच वो वापस से अपने गांव का जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके साथ वो मिलती जुलती थी, उसके साथ रहती थी। अब ऐसे में जब वो गांव वालों ने समझौता करा दिया तो लड़की को वापस से अपने ससुराल आना पड़ा। अब वो और उसका बॉयफ्रेंड दोनों प्लान करने लगे कि अरे यार, अब तो तुम फिर चली गई, अब किस बहाने से तुम आओगी? तुमने तो केस भी कर दिया था दहेज उत्पीड़न का, उसमें भी गांव वालों ने सुलह करा दिया और लड़के वालों ने कहा कि हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। फिर अब किस केस में तुम इसे फंसाओगी या क्या करोगी जिसकी वजह से वापस जाए? तो वो बोली कि अब तो बहुत मुश्किल है। अगर अब मैं कुछ भी आरोप लगाऊंगी अपने पति पे तो कहीं न कहीं लोग मुझ पर ही शक करेंगे और कहीं न कहीं लोग मुझे ही दोषी ठहराएंगे। ऐसा करते हैं कि इसको रास्ते से ही हटा देते हैं। औरत ही प्लानिंग करती है, मतलब सोचिए उसकी पत्नी। अब उनका जो बच्चा है वो 1.5 साल का हो चुका है। अब ऐसे में सूरज जो है उसका बॉयफ्रेंड, वो बोलता है ठीक है, तुम जैसा सही समझोगी, मैं तुम्हारी हर चीज़ों में साथ हूं। अब लेकिन बोलती है नहीं, तुम अकेले उसकी हत्या नहीं कर सकते, वो हट्टा कट्टा है और तुमसे ज़्यादा बॉडी बिल्डर है। तो तुम्हें किसी अपने दोस्त को अपने साथ लो और मैं तुम्हें जिस दिन बताऊंगी उस दिन तुम जाना और तुम इसकी हत्या कर देना और इसको 3 टुकड़ों में काट देना कि किसी को इसकी बॉडी ना मिले तो कोई समझ भी ना पाए कि इसकी डेड बॉडी है। और गांव देहात में वैसे भी पुलिस उतनी एक्टिव नहीं होती। इसके मन में ये ख्याल था। अब ऐसे में सब कुछ प्लानिंग हो जाता है। अब इंतजार करते हैं कि किस दिन सौरभ के घर वाले बाहर जाएंगे। तभी उसी दिन सौरभ जाता है ट्यूबवेल पे दोपहर में सोने के लिए, मतलब जिस दिन उसके घर वाले बाहर चले जाते हैं। अब ये वेट ही कर रही थी कि किसी दिन घर वाले ना हो और सौरभ बाहर जाए खेत के पास जो ट्यूबवेल है और वहां जाकर सोए आराम करे। अब वो घर से बोल के निकलता है अपनी पत्नी को, प्रीति को, कि मैं जा रहा हूं ट्यूबवेल पे सोने आराम से, वहीं रहूंगा थोड़ा टाइम, फिर शाम को लौट के आऊंगा। वो घर से निकलता है और ट्यूबवेल पहुंचता है और ट्यूबवेल के पास सो जाता है। इस बीच पत्नी जो है अपने बॉयफ्रेंड सूरज को कॉल करती है और कॉल करके बताती है कि जो उसका पति है ट्यूबवेल के पास गया है सोने, उसकी लोकेशन देती है और बोलती है कि जिंदा नहीं बचना चाहिए। ऐसे में जो उसका बॉयफ्रेंड है सूरज अपने एक दोस्त को साथ में लेता है जिसका नाम है सलमान और पहुंच जाता है ट्यूबवेल के पास। वहां देखता है कि वहां उसका जो पति है सोया हुआ है। वो इन दोनों को देख के उठ जाता है, लेकिन वो कुछ समझ पाता, ये दोनों उससे बात करने लगते हैं और अचानक से पीछे से उसके गले पे तौलिया बांध देते हैं और उस तौलिए से उसका गला घोंट देते हैं। गमछा, जो गांव का पतला वाला गमछा होता है, उस गमछे से गला घोंट देते हैं। उसी जगह पे ही उसकी मौत हो जाती है। वो 2 लोग थे तो वो बेचारा बचाने की खुद को कोशिश करता है, लेकिन खुद को बचा नहीं पाता, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये दोनों प्रीति को बताते हैं फोन करके कि उसको मार दिया। तो प्रीति पूछती है कि तुमने उसके टुकड़े किए कि नहीं? तो बोलते नहीं, अभी कर रहे हैं। फिर उसका धड़, उसका सर और उसका पैर, तीनों चीज अलग करते हैं। बाद में धड़ को जो है ट्यूबवेल के पास फेंक देते हैं, मुंडी जो है वो लेके जाके ड्रम में छुपा देते हैं, नीले ड्रम में, और जो बाकी का पार्ट है वो खेत के पास फेंक देते हैं। अब ऐसे में इन लोग को लगता है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और वो लोग फरार हो जाते हैं। लड़की भी घर पे आराम से रहती है। अगले दिन सुबह गांव का एक शख्स जाता है ट्यूबवेल के पास और देखता है कि धड़ पड़ा है, शरीर का आधा हिस्सा। अब ऐसे में वो गांव वालों को बताता है। फिर तुरंत पुलिस बुलाई जाती है। मौके वारदात पे पहुंचती है और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज देती है। लेकिन आधा पार्ट अभी भी नहीं मिला था शरीर का। लेकिन शरीर का जो बॉडी स्ट्रक्चर था और उसने जो शर्ट पहना था, वो देख के कहीं ना कहीं गांव के 2-3 लोगों ने पहचान लिया कि ये शायद ये सौरभ है। फिर बोलते हैं। तब तक सौरभ के घर वाले आ गए थे और सौरभ का जो बड़ा भाई है वो वहां पहुंचता है। सौरभ का बड़ा भाई जब डेड बॉडी देखता है वो तुरंत बोलता है कि हाँ, ये मेरे भाई की डेड बॉडी है और ये मेरा भाई है। उससे पूछा जाता है तुम्हें किस पे शक है? वो तुरंत बोलता है मुझे मेरी भाभी पर शक है और उसके दोस्तों पर, क्योंकि भाभी से पहले से ही लड़ाई होती आ रही है मेरे भाई की। और एक बार वो अपने मायके भी चली गई थी झूठे आरोप लगा के, जिसके बाद से ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अब इस बीच पुलिस उस महिला से पूछताछ करती है, मतलब सौरभ की पत्नी से। तो वो बोलती है नहीं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मेरे से तो घर से ये बोल के गए थे। तब उसकी मोबाइल लोकेशन देखते हैं तो देखते हैं उसकी मोबाइल लोकेशन तो घर की है। कॉल डिटेल्स निकालते हैं। कॉल डिटेल्स में पता चलता है कि वो सूरज नाम के एक शख्स से बात करती है और सूरज नाम के उसी शख्स से हर दूसरे दिन घंटों भर बात करती थी।
तो ऐसे में पुलिस को शक होता है कि ये जो सूरज है ये कहीं ना कहीं इसका भागीदारी है और इसी ने कुछ किया है। सूरज की मोबाइल लोकेशन देखी जाती है तो पता चलता है ट्यूबवेल के पास जो है सूरज की मोबाइल लोकेशन, लास्ट लोकेशन वहीं थी जब सौरभ की हत्या हुई। दोनों की टाइमिंग मैच कर जाती है और पुलिस समझ जाती है कि आरोपी यही है और पुलिस तुरंत प्रीति को उठा लेती है क्योंकि सूरज हत्या के बाद से ही फरार हो गया था। सुबह सूरज का सिर्फ डिटेल्स ही मिला था। पत्नी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और थाने लेके आती है, पूछताछ करती है तो जिसमें पत्नी जो है अपना जुर्म कबूल कर लेती है और सूरज के बारे में सब कुछ बता देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और उसने हत्या करके फरार है। पुलिस उसे ढूंढती है। अब पुलिस की एक टीम निकल जाती है सूरज को ढूंढने के लिए, लेकिन सूरज मिलता नहीं। फिर सूरज की एक लोकेशन पता चलती है और सूरज को पुलिस जब ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचती है तो सूरज के पास पहले से एक कट्टा था और उस कट्टे से वो पुलिस पर फायरिंग करने लगता है। अब ऐसे में जब पुलिस पर वो फायरिंग करता है तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई में उस पर गोली चलाती है और उसके पैर पर गोली लग जाती है। एनकाउंटर करके उसे हॉस्पिटल लाती है। तो हॉस्पिटल जाते समय वो गिड़गिड़ाता रहता है, बोलता रहता है मुझसे गलती हो गई। लेकिन पत्नी को जब अरेस्ट करके पुलिस ले जा रही थी चेहरे पर हंसी थी, क्योंकि अक्सर लोगों को अफसोस होता है कि किसी ने अपने पति का कत्ल कर दिया और वो पुलिस स्टेशन में है तो अफसोस होगा, चेहरे पे एक अफसोस होगा। लेकिन उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था और उसे नहीं लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब जब उसे कोर्ट सजा सुनाएगी और पता चलेगा कि उसमें उम्र कैद तक की सजा होती है और जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा, तब उसे जरूर अफसोस होगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। ये घटना समाज के लिए एक बहुत गहरी सीख छोड़ जाती है। गलत संगत, झूठ, अवैध रिश्ते और स्वार्थ में लिए गए फैसले इंसान को धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है। एक छोटी सी चूक, एक गलत सोच और गलत सलाह पूरे जीवन को तबाह कर सकती है। समस्याएं हर रिश्ते में आती हैं, लेकिन उनका हल हिंसा, धोखा या साजिश नहीं होता। कानून से बचने की कोई भी चाल हमेशा नाकाम होती है, क्योंकि सच चाहे जितना दबाया जाए एक दिन सामने आ ही जाता है। जो लोग ये सोचते हैं कि अपराध करके वे आज़ाद रहेंगे, वे ये भूल जाते हैं कि न्याय देर से सही लेकिन जरूर मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से, लालच और गलत रिश्तों में लिया गया एक फैसला न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी बर्बादी की ओर ढकेल देता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में गलत रास्ता चुनने से पहले एक बार जरूर सोचें, क्योंकि अपराध कभी समाधान नहीं होता बल्कि समस्याओं को और बड़ा बना देता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों।